हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का अनुपात, समानुपात और साझेदारी। इसकी हम लोग यहाँ पे थ्योरी डिस्कस करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप के। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं। अनुपात, समानुपात और साझेदारी की थ्योरी, अनुपात के गुण और साझेदारी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेशियो क्या होता है। व्हाट इज द रेशियो या अनुपात क्या है, ये आपको बताता हूँ। दो मात्राओं के बीच अनुपात को अधिकतम या न्यूनतम अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है ना। दो मात्रा जब होती है उनके बीच के अनुपात को अधिकतम हो या न्यूनतम हो अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, मोहित के पास 5 कलम और अमित के पास 3 कलम है। इसका अर्थ है कि मोहित और अमित के कलमों की संख्या का अनुपात 5:3 है ना। जैसे अनुपात को व्यक्त करने के लिए वस्तुओं की मात्रा सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है लेकिन वस्तु एक प्रकार की होनी चाहिए। जैसे मोहित के पास 5 कलम, अमित के पास 3 कलम है, तो दोनों के पास कलम ही, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि मोहित और अमित के कलमों की संख्या का अनुपात 5:3 है। ठीक है ना। इसको हम लोग अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए किसी भी दो मात्राओं का अनुपात A/B या A/B का मतलब क्या होता है, A अनुपात B, ये दोनों एक ही बात है, के रूप में व्यक्त किया जाता है। अंश A को पूर्ववर्ती कहा जाता है और हर B को परिणामी कहा जाता है ना। जैसे A/B है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं A अनुपात B। अंश A को पूर्ववर्ती और हर B को परिणामी यहां पर कहा जाएगा। ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जानते हैं रूल ऑफ रेशो, यानी कि अनुपात के नियम। अनुपात के क्या क्या नियम यहाँ पे होते हैं। दो मात्राओं का अनुपात तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे एक ही प्रकार की वस्तुओं के होते हैं और उनकी माप एक ही इकाई में होती है। देखिएगा, ये बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। दो मात्राओं का अनुपात तभी मीनिंगफुल होगा जब दोनों वस्तु एक प्रकार की होगी और उनकी इकाई भी समान होगी। जैसे हमने पहले देखा था, मोहित और अमित दोनों के पास कलम थी, यानी कि दोनों की इकाई सेम है और दोनों वस्तु एक प्रकार की थी, तभी हम लोग उसे अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम 5 लड़कियों और 7 खिलौने, या फिर 5 लड़की 7 खिलौने, क्या इसे अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। देखो, 5 लड़कियां और 7 खिलौने, लड़की और खिलौने वस्तु एक प्रकार की यहाँ पे नहीं है, दो अलग अलग वस्तु है। इकाई भी दोनों वस्तु की अलग है, एक तरफ लड़की है एक तरफ खिलौने हैं। तो इस वैल्यू को हम लोग अनुपात में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, 15 किलोमीटर और 3 गायों, यानी कि एक 15 किलोमीटर है डिस्टेंस है और एक 3 गायें हैं, तो क्या इसे अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। 15 किलोमीटर और 3 गायें दोनों एक प्रकार की वस्तु नहीं है और दोनों की इकाई भी एक समान नहीं है, एक किलोमीटर है एक गाय है, तो यानी कि इसे भी हम लोग अनुपात में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, 5 लड़कियों और 7 खिलौने या 15 किलोमीटर और 3 गायों का अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। यह अनुपात में लिखना इम्पॉसिबल है। इसलिए दो मात्राओं के अनुपात को निकालने के लिए उन्हें एक ही इकाई में व्यक्त करना आवश्यक होता है। ठीक है ना। यानी कि दो मात्राओं को जब अनुपात में लिखना होता है तो उनको एक तरह की इकाई में लिखना आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो। अनुपात की क्या क्या सिद्धांत होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट नंबर, अंश और हर दोनों को समान मात्राओं से गुणा करने पर अनुपात की प्रकृति नहीं बदलती है। बात समझ में आई। अगर कोई वैल्यू अनुपात में है, अगर उसके मैं अंश और हर दोनों में समान संख्या से गुणा करूंगा तो उस अनुपात की प्रकृति चेंज नहीं होगी। जैसे कि A/B है, अगर अंश इसका A है और हर इसका B है, A और B दोनों में मान लो कि मैंने K से मल्टीप्लाई करा, KA डिवाइडेड बाई KB, या फिर मैंने इसमें L से मल्टीप्लाई करा, LA डिवाइडेड बाई LB इत्यादि, किसी भी नंबर से अगर मैं गुणा करूं, संख्या सेम होनी चाहिए और अंश और हर दोनों में गुणा करनी चाहिए। तो क्या होगा, इस अनुपात की प्रकृति चेंज नहीं होगी, अभी भी वही रेशियो होगा जो पहले था।
समझ में आ गई बात। उदाहरण के तौर पर मैं 2 नंबर को लेकर चल रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि 3/4 है। अब इसके अंश और हर में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 6/8 हो जाएगा। अब अगर इस 3/4 में मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं अंश और हर में तो 9/12 हो जाएगा। तो यानी कि दोनों अंश और हर दोनों में सेम संख्या से मैं गुणा कर रहा हूं, तो इसकी प्रकृति चेंज नहीं होगी, अनुपात सेम रहेगा। इत्यादि का अनुपात समान है, ठीक है ना। इत्यादि का अनुपात क्या होगा, समान होगा। पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। अंश और हर दोनों को समान मात्राओं से विभाजित करने पर अनुपात का मान नहीं बदलता है। अब अगर मैं अंश और हर को समान संख्या से डिवाइड करूंगा या विभाजित करूंगा तब भी अनुपात का मान नहीं बदलेगा। जैसे a/b था, अगर मैं इसको k से डिवाइड करूंगा अंश को और हर को भी, तो a/k डिवाइडेड बाई b/k, या फिर इसको l से डिवाइड करूंगा a/l डिवाइडेड बाई b/l, तो तब भी क्या होगा, इसकी प्रकृति चेंज नहीं होगी, अनुपात की सेम मान होगा। अनुपात का जो पहले था वो अभी भी होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि 3/4 है, अगर मैं 3/4 को 2 से डिवाइड कर दूं अंश को और हर को, तो 3/2 और डिवाइडेड बाई 4/2। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 3/3 डिवाइडेड बाई 4/3। तो क्या होगा, समान अनुपात होगा। जो अनुपात पहले था वो अभी भी रहेगा। अनुपात की प्रकृति में कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते, थर्ड पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। दो भिन्नों का अनुपात पूर्णांकों के अनुपात में व्यक्त किया जा सकता है ना। देखिएगा, दो भिन्नों का अनुपात इस तरीके से रखा, a/b डिवाइडेड बाई c/d। तो a/b को मैं लिख दूंगा a/b, और नीचे जो फ्रैक्शन इसके डिनोमिनेटर में रखा c/d, तो गुणा करके लिख दूंगा d ऊपर c नीचे, तो d/c। तो इस बात को हम लोग कह देंगे AD/BC। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अंश में 3/4 और हर में 5/4 है, तो इस बात को लिख दूंगा 3/4 गुणा इस 5/4 को लिख दूंगा 4/5, यानी 3/5 यहाँ पे आप लोगों का अनुपात निकल कर आएगा। फोर्थ पॉइंट को यहाँ पर देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों को आपस में गुणा किया जाता है तो उसे यौगिक अनुपात कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अतः A/B गुणा C/D गुणा E/F डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K/M हमने लिख दिया। तो ये क्या होता है, आपका यौगिक अनुपात होता है। कैसे, जैसे डॉट 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 आगे भी और टर्म्स है और फ्रैक्शंस है जिसमें मैं गुणा कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/3 गुणा 4/5 गुणा 6/7 है, तो 2/3 4/5 6/7 का यौगिक अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो इन सब की जैसे मैं गुणा करूंगा तो 3 से 6 2 बार, तो 2 चौक 8 दूनी 16, 16/35 हो जाएगा। यानी कि अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा होके आपका यहाँ पे यौगिक अनुपात कंपाउंड रेशियो निकल कर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे समझ लेते हैं। जब अनुपात को स्वयं के साथ संयुक्त किया जाता है, ठीक है ना, स्वयं के साथ संयुक्त किया जाता है तो इसे वर्गानुपात, घनानुपात इत्यादि कहा जाता है। देखिएगा, इसको बात को ध्यान से समझना है। जैसे A/B है, अब इसमें A/B से ही मैंने गुणा कर दी, तो ये हो जाएगा A²/B², या इस बात को मैं कह दूंगा A/B का होल स्क्वायर। तो A/B के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A/B का वर्गानुपात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, A/B का वर्गानुपात कहते हैं। ये बात समझ में आ गई है। अब अगर मैं A/B में गुणा करूंगा A/B से, गुणा करूंगा A/B से, तो इस बात को मैं लिख सकता हूं A/B की पावर 3 को A/B का घनानुपात कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, A/B का घनानुपात कहते हैं। जब एक फ्रैक्शन की उसी से गुणा हम लोग करते रहेंगे, अगर 2 बार करेंगे तो उसे वर्गानुपात A/B का स्क्वायर, 3 बार करेंगे A/B की पावर 3 यानी घनानुपात, जिसको कहते हैं वर्गानुपात को डुप्लीकेट रेशो, घनानुपात को कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो। इसी प्रकार बात को समझना है, अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं A/B का, स्क्वायर रूट का मतलब है A/B की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, A/B का वर्गमूलानुपात कहते हैं, यानी कि सब डुप्लीकेट रेशो होता है। ये क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशो वर्गमूलानुपात कहते हैं। अब जैसे क्यूब रूट कर दो A/B का, तो यहाँ पे A/B की पावर 1/3, तो यहाँ पे क्या कहेंगे,
ये ए अपॉन बी का घन मूलानुपात कहते हैं, यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशो ये यहाँ पर कहलाएगा। सब ट्रिप्लिकेट रेशो यहाँ पर ये कहलाएगा। बात समझ में आ गई। स्क्वायर करने के बाद वर्गानुपात, और इसका स्क्वायर रूट करने के बाद वर्ग मूलानुपात, क्यूब करने के बाद घनानुपात, और क्यूब रूट करने के बाद ये आप लोगों का आ जाएगा घन मूलानुपात। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो में, यदि चार राशियां ए बी सी और डी एक समानुपात बनाती है तो भिन्न के गुणों द्वारा कई अन्य समानुपात निकाले जा सकते हैं। इन संक्रियाओं के परिणाम बहुत उपयोगी है। ये क्रियाएं कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट आपका इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि ए अपॉन बी है और इक्वल टू सी अपॉन डी है, अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो इस बात को हम लोग क्या कह देंगे, ए अपॉन बी को कह दूंगा उल्टा करके बी अपॉन ए, और सी अपॉन डी को भी उल्टा कर दूंगा, इसको कह दूंगा डी अपॉन सी। तो यहां से आप लोगों का ये क्या निकल कर आ जाएगा, यानी बी अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी। ये क्या होता है, इन्वर्टेंडो। अब अगला होता है आप लोगों का ऑल्टरनेंडो। ये क्या होता है अगला आप लोगों का, ऑल्टरनेंडो। यदि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो देखिएगा इसको इंटरचेंज कर देता हूं यहाँ पे। तो इसको क्या कह दूंगा, ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी, ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी। तो ये क्या होता है आपका ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो। अब तीसरा जो आप लोगों का यहाँ पर होता है कॉम्पोनेंडो। ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पोनेंडो। देखिएगा कॉम्पोनेंडो को देखेंगे, अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो इस b को ऊपर न्यूमरेटर में ऐड कर दूंगा, इस d को c में न्यूमरेटर में ऐड कर दूंगा। तो कॉम्पोनेंडो में हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, सी प्लस डी अपॉन डी। ये क्या होता है आप लोगों का कॉम्पोनेंडो। और इसके बाद आता है डिविडेंडो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का यहाँ पे डिविडेंडो भी। इसको भी बड़े ध्यान से आप लोग यहाँ पे समझना, यानी कि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो अगर a में से इसका डिनोमिनेटर b को माइनस कर दो और c में से इसके डिनोमिनेटर d को माइनस कर दो, तो इसको यहाँ पे कह दूंगा a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। तो ये क्या होता है, इसका यहाँ पे डिविडेंडो होता है। ठीक है ना। अब अगर दोनों ही रूल अप्लाई करे जाए तो बनेगा आपका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या बनेगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यदि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी का कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों अप्लाई करेंगे, तो ये आप लोगों का ऊपर तो a प्लस बी आ जाएगा और नीचे आएगा a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी और डिवाइड बाई सी माइनस डी आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो ये होता है आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाई कर सकते हो। चार पांच चीजें बताइए, इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, फिर दोनों को मर्ज करके कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो। अवधारणा नंबर 1 को यहाँ पे समझते हैं। यदि दो संख्याएं a और b के अनुपात में है तो इन संख्याओं का योग क्या है, x है। तो ये संख्याएं क्रमशः a इंटू एक्स अपॉन ए प्लस बी और b इंटू एक्स अपॉन ए प्लस बी होगी। अब ये बात आप लोग उदाहरण से इजिली समझ सकते हैं। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है। यदि इन दो संख्याओं का योग 810 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। हल देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है ना, 4:5। संख्याओं का योग आपको दे रखा है क्वेश्चन में 810। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी। तो ए क्या है यहाँ पर 4 है, इंटू एक्स क्या है यहाँ पे सम, यानी कि सम कितना है 810, 4 गुणा 810 डिवाइड बाई ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस 5। तो यहाँ से 9 से 810 आपका 90 पर जाएगा, 90 गुणा 4 360 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी संख्या को ज्ञात करेंगे तो बी एक्स अपॉन ए प्लस बी। तो b क्या है यहाँ पर 5 है और x क्या है यहाँ पे 810, 5 गुणा 810 और डिवाइड बाई a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 5। तो 9 से 810 90 पर जाएगा, 90 गुणा 5 450 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उदाहरण को समझ लेते हैं। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। a अनुपात b बराबर 3:4 है, b अनुपात c बराबर 2:5 है। अब आपसे a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करने को बोल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 2:5।
तो यहाँ से कंबाइंड रेशियो हम लोग निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C। तो कैसे, इस 3 की तो इसमें गुणा, ऐसे करेंगे यहाँ पे गुणा, कंबाइंड रेशियो ध्यान से समझना। इस 3 की गुणा करेंगे 2 में, 3 गुणा 2, ठीक है ना। इस 4 की गुणा यहाँ पे 2 में करेंगे, 4 गुणा 2, इस 4 की गुणा यहाँ पे 5 में करेंगे, तो 4 गुणा 5। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 3 गुणा 2 अनुपात 4 गुणा 2 अनुपात 4 अनुपात 5। तो यहाँ पे 3 गुणा 2 यानी कि 6, 4 गुणा 2 यानी कि 8 और 4 गुणा 5 यानी कि 20 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रेशियो को मैं 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो 3:4:10 आ जाएगा, यानी कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 3:4:10। क्लियर है, इस टू यानी कि अनुपात। तो इस तरीके से आप लोग कंबाइंड रेशियो को यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3:2, C अनुपात D बराबर 1:3। तो आपसे पूछता है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करना है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D किस तरीके से निकलेगा, ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे समझना है। तो इस बात को सबसे पहले तो आप लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा, जब भी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। B अनुपात C बराबर 3:2 और C अनुपात D बराबर 1:3। तो सबसे पहले तो इनकी गुणा, ठीक है ना। तो यहां से निकलेगा 1 गुणा 3 इंटू 1। इसके बाद 2 की 3 में और 3 की 1 में, तो 2 गुणा 3 गुणा 1। इसके बाद 2 की 2 में और 2 की 1 में, तो 2 गुणा 2 गुणा 1। इसके बाद 2 की 2 में और 2 की 3 में, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 3 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 12। तो ये इसका सिंप्लीफाई फॉर्म होगी और ये आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की जो वैल्यू आएगी 3:6:4:12 निकल कर आएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं पार्टनरशिप। अवधारणा नंबर 1, यदि n व्यक्तियों के एक समूह ने अलग अलग राशि अलग अलग अवधि के लिए निवेश की है ना, तो उनका लाभ A_T1 अनुपात B_T2 अनुपात C_T3 अनुपात D_T4 अनुपात एंड सो ऑन अनुपात XTN होता है। यहाँ पहले व्यक्ति ने T1 अवधि के लिए राशि A निवेश की, दूसरे व्यक्ति ने T2 अवधि के लिए राशि B निवेश की और इसी तरह आगे भी निवेश किया है। उदाहरण के तौर पर A 2000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, B 3 महीने के बाद 4000 रुपए के साथ उसमें शामिल होता है, C केवल 2 महीने के लिए व्यवसाय में 10,000 रुपए की राशि डालता है। तो वर्ष के अंत में व्यवसाय ने 5,600 रुपए का लाभ दिया। तो लाभ को उनके बीच कैसे बांटा जाना चाहिए, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। उनके लाभ का अनुपात A का अनुपात A का अनुपात B का अनुपात C का कितना आ जाएगा, यानी कि 2 गुणा 12, ठीक है ना। 4 गुणा 9 आ जाएगा और 10 गुणा 2। ये कैसे आया, 2000 में से 2 लिया, 3 जीरो हर जगह कैंसिल आउट कर दी, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो ये आएगा 2, 1 साल के लिए है 2 गुणा 12। यहाँ पे 4, 3 महीने कम 9 महीने के लिए है गुणा 9। यहाँ पे 2 महीने कम है केवल 2 महीने के लिए, और यहाँ पे 10 गुणा 2 आ गया। तो यहाँ से जो फाइनल रेशियो आएगा 6:9:5 आएगा। अब अगर इनको मैं ऐड करूंगा 6 + 9 + 5, तो ये आप लोगों को निकल कर आएगा 20। तब A का हिस्सा आएगा आप लोगों का यहाँ पे टोटल 5600 है, 5600 बटे 20 गुणा 6 1680। 5600 बटे 20 B का हिस्सा आएगा गुणा 9 2520। C का हिस्सा आएगा 5600 बटे 20 गुणा 5 1400। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस आंसर को निकाल सकते हैं। अब अवधारणा नंबर 2 को समझिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2। यदि निवेश A अनुपात B अनुपात C के अनुपात में है और उनके निवेश का समय X अनुपात Y अनुपात Z के अनुपात में है, तो उनके लाभ का अनुपात AX अनुपात BY अनुपात CZ के अनुपात में होगा। उदाहरण के तौर पर A, B और C ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश की है। उनके निवेश का समय 4:5:6 के अनुपात में था। उनका लाभ किस अनुपात में वितरित किया जाएगा, यह आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हल दिया गया है। हमें यह जानना चाहिए कि यदि उनके निवेश की अवधि X अनुपात Y अनुपात Z के अनुपात में है और
निवेश ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में है, तो जो लाभ है यानी कि प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो यहां से कहेंगे एक्स अनुपात बी वाई अनुपात सी जेड के अनुपात में वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार इस नियम का पालन करते हुए जो आवश्यक अनुपात आप लोगों का निकल कर आएगा, इस 2 की गुणा किस में करेंगे, 4 में, ये तो प्रॉफिट आएगा 2 गुणा 4। इस 3 की गुणा किस में करेंगे, 5 में, तो 3 गुणा 5। इस 5 की गुणा किस में करेंगे, 6 में, तो 5 गुणा 6। तो 2 गुणा 4 8, 3 गुणा 5 15, 5 गुणा 6 यानी कि 30। तो आवश्यक अनुपात आप लोगों का निकल कर आएगा 8 अनुपात 15 अनुपात 30, और ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब धारणा नंबर 3 यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 को यहां पर समझते हैं। यदि निवेश ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में है और लाभ पी अनुपात क्यू अनुपात आर के अनुपात में है, तो समय का अनुपात पी अपॉन ए अनुपात क्यू अपॉन बी अनुपात आर अपॉन सी होगा। ठीक है ना, आर अपॉन सी होगा। उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी और सी ने 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। व्यवसाय की अवधि के अंत में उन्हें 5 अनुपात 3 अनुपात 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उनके द्वारा पूंजी योगदान के लिए समय का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। हल, उपरोक्त सूत्र का उपयोग करते हुए हमारे पास आवश्यक अनुपात कुछ इस तरीके से है। देखिएगा, ये तो है पूंजी का और ये है लाभ का। तो अगर आपको टाइम का निकालना है, मैंने आपको बताया प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो टाइम बराबर प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो 5 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो 5 अपॉन 5 अनुपात, 3 को डिवाइड करूंगा 6 से, 3 अपॉन 6 अनुपात, और 12 को डिवाइड करूंगा 8 से, तो 12 अपॉन 8। 5 से 5 1 आ गया, 3/6 1/2 आ गया, 12/8 3/2 आ गया। अब इस 2 के इस कंप्लीट रेशो को मैं इंटीजर में चेंज करने के लिए पूरे रेशो में 2 से गुणा करूंगा, तो 2 अनुपात 1 अनुपात 3 आप लोगों का यहाँ पर आएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जिनके आधार पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमने पार्टनरशिप के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले मैं एक बार पूरे को समराइज यहाँ पे कर देता हूं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको क्या जरूरत है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जब वस्तुओं की संख्या समान होती है तभी आप रेशियो में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर वस्तुओं की संख्या समान नहीं है तो उसका रेशियो नहीं बनेगा। जैसे ए अपॉन बी है, यानी कि ए को बी से डिवाइड करूंगा, तो दैट मीन्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए अनुपात बी, है ना, यानी कि समान प्रकार की वस्तुओं को रेशियो में व्यक्त किया जा सकता है। अगर समान प्रकार की वस्तु नहीं है तो रेशियो में व्यक्त नहीं करेंगे। उसके बाद जो जरूरी चीज है आपकी रेशियो में, मैंने 4 चीजें आपको बताई थी, इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो। इन्वर्टेंडो में अगर ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी है, तो इन्वर्टेंडो में क्या लिख सकता हूं हम लोग, बी अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी लिख सकते हैं। देन इसके बाद आप लोगों का क्या आया था, ऑल्टरनेंडो में ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी। इसके बाद आया आपका कॉम्पोनेंडो, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो कॉम्पोनेंडो में हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। इसके बाद आता है आपको डिविडेंडो, डिविडेंडो में अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो डिविडेंडो में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों को मर्ज करके जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, तो ये ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी को हम लोग क्या लिखेंगे, अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई है। इसके बाद हमने रेशो निकालना आप लोगों को बताया था, आई थिंक वो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि रेशो हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम लोग पार्टनरशिप के बारे में बात करें, तो पार्टनरशिप में सबसे महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है ना, यानी कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट और टाइम पर आधारित है। अगर मैं यहां से कहूं कि
आपका टाइम बराबर है, अगर टाइम बराबर है तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट होगा, जितना पैसा लगाओगे उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपको टाइम निकालना है तो फॉर्मूला वही याद रखना है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहां से जब टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट होगा। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे निकालना है तो इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम होगा, और इस फॉर्मूले का यूज करके आप इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं। दो चीजें गिवन होगी, तीसरी चीज आपको निकालनी होगी। एक ही फॉर्मूला है, उसको कैसे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी में रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड पार्टनरशिप की भी थ्योरी आपकी कवर हो गई है। इस पर आधारित क्वेश्चंस हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो इस क्लास को समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अब अगली क्लास में एक्सरसाइज में जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, हम लोग वहां पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।